हेलो गाइस, फिर से एक बार स्वागत आप सभी का बायोकेम एसेसर यूट्यूब चैनल के अंदर 11th एनसीईआरटी हिंदी मीडियम बायोलॉजी के अंदर अपन लोगों ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है प्लांटी किंगडम। ठीक है, तो प्लांटी किंगडम के अंदर अपन लोगों ने लेसन नंबर फर्स्ट के अंदर इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था वो देखा था। उसके बाद एल्गी के बारे में हम लोगों ने देखा, देन अपन लोगों ने ब्रायोफाइटा के बारे में स्टडी की थी। आज आप लोग देखने वाले हैं जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है लाइक टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और साथ ही साथ जो लाइफ पैटर्न होता है वो भी आप लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइटा को। तो टेरिडोफाइटा जो होते हैं मोस्ट ऑफ जिनका यूज कहाँ पर होता है, ये सजावटी पौधों के लिए यूज होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सजावटी पादप के लिए ही यूज होते हैं, इसके साथ साथ ये मेडिकल पर्पज़ के तौर पर भी यूज होते हैं। सॉइल बाइंडर यानी मृदा को बांधने के तौर पर भी ये यूज होते हैं। अब देन इसके अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एज ए सजावटी पौधे के रूप में जो यूज होते हैं वो कौन होते हैं, फन होते हैं। ठीक है ना, याद रखना अपन को फन, क्योंकि टेरिडोफाइटा में दो चीज़ आती है, एक तो हॉस्टल और दूसरा फन। तो फन जो होते हैं मोस्ट ऑफ सजावटी पौधों के रूप में उगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन लोग बात करते हैं ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं। क्या है दोस्तों, याद रखना ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं, यानी इनके अंदर आपको जाइलम फ्लोएम देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले ऐसे प्लांट होते हैं जो लैंड के ऊपर अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया इतना? ओके। अगर अपन लोग इनको पैलेंटोलॉजिकल रिकॉर्ड के तौर पे देखें तो टेरिडोफाइटा जो होते हैं 350 मिलियन ईयर अगो यानी 350 मिलियन साल पहले इनका डेवलपमेंट या फिर इनका ओरिजिन अर्थ के ऊपर हो गया था। देन अपन लोगों ने बात की थी कि इनके अंदर हॉस्टल एंड फन आते हैं जो अपन को डायरेक्टली याद रखना है। टेरिडोफाइट जो होते हैं मोस्ट ऑफ सियोफाइट प्लांट होते हैं, यानी इनको सर्वाइव करने के लिए ठंडा, गीला या फिर छायादार स्थान की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ कुछ टेरिडोफाइट ऐसे भी होते हैं जो रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह से उग जाते हैं। अगर अपन लोग इनके अदर नेम की बात करें टेरिडोफाइटा के, जो आप लोगों को याद रखना है, इनको अपन लोग बॉटेनिकल स्नैक बोलते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी बोलते हैं। हालांकि बात करें इनको अपन लोग रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ये जितने भी अदर नेम है आप प्लीज़ इनको साइड के अंदर ज़रूर नोट करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नीट की एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं 11th से ही, तो फ्रेंड्स इनको जरूर आपको याद रखना है। तो रेप्टाइल्स और प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं आप लोग, टेरिडोफाइटा को बोलते हैं। एम्फीबियंस ऑफ या फिर एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, वो ब्रायोफाइटा को बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। इतना क्लियर हो गया? ओके। टेरिडोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। बच्चों याद रखना है, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था एल्गी और ब्रायोफाइटा के अंदर मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसे होते हैं, गैमेटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद होती है। लेकिन इनके अंदर जो इफेक्टिव स्टेज होती है, प्रभावी अवस्था होती है, वो कैसी होती है, स्पोरोफाइट इनके अंदर होता है। इसीलिए अपन लोग कहते हैं कि टेरिडोफाइटा के अंदर ट्रूली यानी वास्तविक रूट, स्टेम एंड लीव्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब लीव्स की खास बात क्या है, पत्तियों की खास बात क्या है बच्चों याद रखना, इनके अंदर दो टाइप की लीव्स होती है। एक तो मेगाफिलस जिसको अपन लोग हिंदी में बहुपर्णी बोलते हैं, और एक होता है माइक्रोफिलस जिसको अपन लोग लघुपर्णी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद करना है। समझना, जो मेगाफिलस होते हैं जिनको आप लोग बहुपर्णी बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना फर्न। जो फर्न के अंदर कौन सी टाइप की लीव होती है याद रखना, मेगाफिलस टाइप की होती है। वहीं अगर बात करें माइक्रोफिलस टाइप की जो लीव होती है वो किन किन के अंदर होती है, एनसीईआरटी में तो केवल स्लेजिलेना ही दे रखा है, लेकिन इसके अलावा अपन को लाइकोपोडियम हो गया, इक्विसिटम हो गया, ये एग्जाम्पल भी इसके अंदर याद रखना। तो आप प्लीज़ इनको भी ऑब्लिक करके ये सारे एग्जाम्पल भी यहाँ पर नोट कर लेना माइक्रोफिलस वाले लीव के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके। अब इनके अंदर जो स्पोरोफिलस होते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो इनका यूनिक करैक्टर होता है। क्या होता है इनका, ये यूनिक करैक्टर होता है। नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं इसके अंदर, ध्यान से समझना, टेरिडोफाइटा के अंदर जो बीजाणुपर्ण होता है वो कंडेंस होकर यानी संघनित होकर एक सुस्पष्ट रचना करता है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। दोस्तों याद रखना क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, शंकु। कई दफ़ा आपको ये स्ट्रोबिलस भी देखने को मिलेगा, तो दोनों नाम एक ही है, या तो आप इसको स्ट्रोबिलस बोल दो या फिर इसको शंकु यानी कॉर्न बोल सकते हो। अब इसका खास बात क्या है, दो एग्जाम्पल अपन को दे रखा है, स्लेजिलेना और इक्विसिटम, जिनके अंदर ये कॉर्न बनते हैं, ये शंकु बनते हैं।
समझना, आप लोग प्लीज़ इसके अंदर भी यहाँ पे नोट कर लेना ब्रैकेट के अंदर, स्लेजिलेना के अंदर जो कॉन होता है, याद रखना स्लेजिलेना के अंदर जो शंकु बनता है वो ढीला होता है, लूज होता है। इसके अंदर ब्रैकेट में आप जरूर लिखना कैसा होता है, वो लूज होता है, ठीक है ना, ढीला होता है। इक्विसिस्टम की बात करें तो इसके अंदर जो कॉन बनता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है वो, सॉलिड होता है, यानी कि ठोस प्रकार का होता है। ये सारी बातें अपन को नीट के पर्पज से याद रखनी है। देन क्या होता है, जो बीजाणु मात्र कोशिका होती है जिनके अंदर मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनता है, स्पोर बनता है, यानी बीजाणु का निर्माण होता है। अब एक चीज और अपन को याद रखनी है, इनके अंदर क्या बनता है, प्रोथेलस होता है। स्पोर से क्या बनता है, प्रोथेलस बनता है। अब स्पोर से जो प्रोथेलस बनता है जिसके यूनिक कैरेक्टर क्या क्या वो सारे आपको याद रखना है। एक तो ये ग्रीन होते हैं, क्या, एक तो ये ग्रीन होते हैं। अदर अपन को याद रखना है मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। देन अपन को याद रखना है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। याद रखना जो प्रोथेलस होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है और साथ साथ ये शॉर्ट होता है ना, छोटा होता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो प्रोथेलस के लिए अपन को याद रखना है। इनका निर्माण कहाँ से होता है, स्पोर से प्रोथेलस का निर्माण होता है। ये जो प्रोथेलस होता है दोस्तों ये हार्ट शेप का होता है, ये दिल के आकार का होता है, हार्ट शेप का होता है, ठीक है। प्रोथेलस कौन से शेप का होता है, ये हार्ट शेप का होता है। तो इसके अंदर भी वैसे नोट कर रखा है, ये छोटा होता है यानी शॉर्ट होता है, मल्टीसेलुलर होता है, फ्री लिविंग मुक्तजीवी होता है, मोस्टली कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, प्रकाश संश्लेषी ये होता है। तो गैमेटोफाइट को उगने के लिए मैंने जैसे आपको बता दिया था ये सियोफाइट होते हैं, ठंडा गीला छायादार स्थान की इनको जरूरत होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर, ये कुछ डायग्राम दे रखा है, जो डायग्राम अपन को याद भी रखना। पहला देखो 4 डायग्राम अपन को यहाँ पर दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। पहला जो डायग्राम है वो है स्लेजिलेना का। पहला डायग्राम कौन सा है, स्लेजिलेना का, जो अपन को डायरेक्टली याद रखना। इस डायग्राम के जो लेबलिंग है वो भी अपन को याद रखना। आप लोग ध्यान से देखोगे स्लेजिलेना के अंदर जो लीव है वो बहुत छोटी है, इसको आप लोग माइक्रोफिलस बोलते हैं। इक्विसिस्टम के अंदर भी आप लोग देख रहे हो लीव जो होती है वो छोटी है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलस टाइप की बोलते हैं। सी क्या दे रखा है, फन दे रखा है, क्या है ये, फन का एग्जाम्पल दे रखा है। देन डी वाला जो डायग्राम है वो किसका दे रखा है, साल्विनिया का दे रखा है। तो ये चारों डायग्राम अपन को याद रखना है, ठीक है ना, अच्छे से अपन को ये आना भी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर अपन लोग बात करते हैं, अगर इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें बच्चों, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि ये कहाँ तक फैले रहते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक होता है। तो इनके अगर आप लोग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो लिमिटेड होता है, सीमित होता है। अब ये लिमिटेड क्यों है दोस्तों, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, पानी की आवश्यकता इनको होती है। इसी कारण से जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो ज़्यादा, यानी कि हर जगह अपन को देखने को नहीं मिलते हैं, ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र के अंदर ये नहीं मिलते हैं। देन अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन की। तो जो मेल ऑर्गन होता है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखना, मेल जो गैमिट होता है उसको अपन लोग बोलते हैं एंथ्रीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एंथ्रीडिया। और फीमेल गैमिट को अपन लोग बोलते हैं आर्किगोनिया। तो मेल गैमिट को एंथ्रीडिया और फीमेल गैमिट को अपन लोग आर्किगोनिया बोलते हैं। एंथ्रीडिया से आपको पता है एंथ्रोजोइड का निर्माण होता है और आर्किगोनिया से एग यानी अंडे का निर्माण होता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया। तो जो इसके अंदर भी मेंशन किया गया है, पुधानी से पुमणु का निर्माण होता है, वही अगर बात करें स्थिर धानी से तो वो किसका निर्माण होता है, एग यानी अंडे का निर्माण होता है। तो एंथ्रीडिया से एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होता है और आर्किगोनिया से एग का निर्माण होता है। तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जूडियोगेमी टाइप का होता है। अब जूडियोगेमी टाइप का मतलब क्या होता है समझना थोड़ा सा। जूडियोगेमी टाइप का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की रिक्वायर्ड होती है। जो पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है उसको अपन लोग जूडियोगेमी टाइप का फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। इनके अंदर जो मेल गैमीट होता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रोजोइड बोलते हैं। ये एंथ्रोजोइड क्या करता है, एक के साथ संलयित होता है यानी कि फर्टिलाइज्ड होता है। उसके बाद किसका फॉर्मेशन करता है, ये जाइगोट का निर्माण करता है, युग्मनज का ये निर्माण करता है। अब ये जो युग्मनज होता है, जाइगोट जो होता है वो किसका निर्माण करता है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। तो जो जाइगोट होता है उससे क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट क्या करता है ध्यान समझना, यानी कि अगर मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताऊं तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, ठीक है ना। इस तरह से भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। टेरिडोफाइट्स के अंदर जो प्रभावी अवस्था होती है वो स्पोरोफाइट ही होती है, जैसे कि हम लोगों ने बात कर ली थी। इसके साथ अपन ने ये भी देखा था कि जो एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, उनके अंदर जो प्रभावी अवस्था होती है वो गैमेटोफाइट होती है। ओके,
देन अपन लोग बात करें इसके अंदर एक ही टाइप के, जिनके अंदर एक ही टाइप के स्पोर बनते हैं उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, समबीजाणुक बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब है मेल और फीमेल जो गैमिट होते हैं जिनको अपन लोग स्पोर बोलते हैं, अगर वो सिमिलर होता है, एक ही प्रकार के होते हैं, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, समबीजाणुक बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स आपको याद रखना, सिलेजिलेना। तो सिलेजिलेना के अंदर जो स्पोर बनते हैं वो दोनों ही सेम होते हैं, दोनों ही इक्वल होते हैं माप के अंदर, आकार के अंदर, साइज के अंदर। और वहीं अगर बात करें साल्विनिया के अंदर, तो साल्विनिया के अंदर अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि एक तो बड़ा गेमिट होता है, दूसरा छोटा गेमिट होता है, जिसको अपन लोग स्पोर भी बोलते हैं। इस प्रकार के जो स्पोर होते हैं इनको अपन लोग क्या बोलते हैं, विषम बीजाणुक बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अपन को ये याद रखना है, ठीक है ना। इनके अंदर भी जिसका साइज बड़ा होता है वो फीमेल गैमिट होता है, और जिसका साइज छोटा होता है वो मेल गैमिट होता है। दोस्तों ये भी अपन को याद रखना है। क्लियर हुआ इतना? ओके। नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं, जो जाइगोट होता है उसके डेवलपमेंट्स के बाद, जाइगोट के डेवलपमेंट से क्या बनता है, याद रखना, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और एम्ब्रियो के निर्माण के बाद किसका निर्माण होता है, कंप्लीट स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस होती है अपन को बीजीय प्रकृति की ओर लेके जाने का प्रयास कर रही है, जो कि आगे किस में आ जाता है, जिम्नोस्पर्म से ये लिंक करने की कोशिश कर रही है। टेरिडोफाइट्स की अगर क्लास की बात करें तो इसके अंदर 4 क्लास होती है जो अपन को याद होना चाहिए, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। इनके एग्जाम्पल अपन को याद रखने डायरेक्टली। साइलोप्सिडा का जो एग्जाम्पल होता है वो साइलोटम होता है, लाइकोप्सिडा का जो एग्जाम्पल है वो अपन को सिलेजिलेना एंड लाइकोपोडियम याद रखना है, एंड स्फेनोप्सिडा का जो एग्जाम्पल होता है वो इक्विसेटम अपन को याद रखना है। साथ ही साथ बात करें टेरोप्सिडा के 3 एग्जाम्पल है, जैसे कि ड्राइप्टेरिस हो गया, टेरिस हो गया एंड एंडिएंटम हो गया। तो ये तीनों एग्जाम्पल अपन को टेरोप्सिडा के लिए भी याद रखने हैं। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चारों क्लास के नाम आपको डायरेक्टली याद भी होना चाहिए। क्लियर हुआ इतना? ओके। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसके कुछ अपन लोग बेसिक सी बातें पहले जान लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं। और ये जो बेसिक सी बातें हैं ये प्लीज़ आप इनको साइड के अंदर नोट जरूर करना अपनी NCERT के अंदर। तो जिम्नोस्पर्म की मैं बात करूं तो ये जो होते हैं वो नेकेड सीडेड वेस्कुलर प्लांट होते हैं, यानी कि इनके जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, ठीक है, अनावृत होते हैं। ये पहले वेस्कुलर प्लांट है जिनके अंदर जो सीड है वो नेकेड होते हैं। जिम्नो का मतलब ही क्या होता है, नेकेड होता है। स्पर्म का मीन्स आपको पता चल गया वो क्या होता है, सीड यानी बीज होता है। ये फर्स्ट सीडेड प्लांट होते हैं जो आपको याद रखना है। सीड जो होते हैं वो अनकवर्ड होते हैं, इनके अंदर ना तो फ्रूट होते हैं ना ही इसके अंदर फ्लावर बनते हैं, यानी कि पुष्प बनते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी। निषेचन के बाद या पहले इनके जो अंडाशय होता है, जो इनका ओवरियो होता है वो अनावृत होता है, याद रखना वो अनकवर्ड होता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर प्लांट्स के साइज की बात करें तो ये मीडियम साइज की भी हो सकते हैं, ट्री से लेकर टॉल एंड शार्प तक ये हो सकते हैं। तो खास बात अपन को ये भी याद रखनी है कि जो सबसे लंबा प्लांट होता है जिम्नोस्पर्म का वो कौन सा होता है, सिक्वा ट्री। याद रखना ये सिक्वा वृक्ष है। सिक्वा जो होता है वो जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा प्लांट होता है। खास बात क्या, इसके अंदर मूसला मूल पाई जाती है, मूसला जड़ जो होती है वो इसके अंदर देखने को मिलती है। अब जिम्नोस्पर्म के अंदर कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखी है, जैसे कवक मूल क्या होता है, ठीक है, प्रवाल मूल क्या होता है, तो इनको थोड़ा सा अपन लोग समझ लेते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि दे रखा है प्रवाल मूल हो गया, एक चीज़ अपन को कवक मूल, ये दोनों ही चीज़ देखने को मिलती है। तो ये क्या होता है और कहाँ पर मिलता है, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर अपन लोग देखते हैं एक तो पाइनस आता है और दूसरा साइकस आता है। खास बात क्या है, एक तो पाइनस आता है दूसरा साइकस आता है। तो पाइनस की अगर मैं पहले बात करूं तो पाइनस के अंदर जड़ों के अंदर माइकोराइजा जो होता है उनका सहजीवी संबंध पाया जाता है। पाइनस के अंदर जो जड़ होती है उसके अंदर माइकोराइजा का सहजीवी संबंध पाया जाता है, जिसी को आप लोग क्या बोलते हैं, कवक मूल बोलते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना कवक मूल किस में होता है, पाइनस के अंदर होता है। जबकि वही मैं बात करता हूं साइकस के अंदर, तो साइकस की जो जड़ों के अंदर एजियोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले कुछ साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रवाल मूल बोलते हैं। ये क्या कार्य करते हैं, जैसे कि हमने बता दिया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। साइनोबैक्टीरिया का इसके अंदर सहजीवी संबंध होता है, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रवाल मूल बोलते हैं। तो खास बात क्या है, पाइनस के अंदर तो कवक मूल होती है एंड साइकस के अंदर क्या होती है, प्रवाल मूल पाए जाते हैं। सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो जो पाइनस होता है वो शाखित होता है, याद रखना पाइनस जो होता है वो शाखित होता है। और वही अगर बात करें साइकस जो वो कैसा होता है, अशाखित होते हैं। इसके जो तने होते हैं, इनके जो स्टेम होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं। पाइनस के अंदर जो लीफ होती है वो सरल होती है, सिंपल लीफ इसके अंदर होती है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें हम लोग साइकस की, तो साइकस के अंदर कैसी होती है,
संयुक्त लीफ होती है जिसको आप लोग कंपाउंड लीफ बोलते हैं। कई जगह आपको ये पिच्छाकार भी देखने को मिलती है, ठीक है, पिच्छाकार याद रखना है, पिन्नेट बोलते हैं इसको अपन लोग। पिच्छाकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिन्नेट बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है, सीमित क्षेत्र के अंदर ये मिलते हैं जहाँ पर कूलनेस हो, यानी कि जहाँ ठंडा इलाका हो, जैसे कि हिमालय रीजन के अंदर आप लोगों को जिम्नोस्पर्म देखने को मिलेगा। तो हिमालय रीजन के अंदर क्या होता है आप लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा बर्फीले होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़ होती है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर बर्फ़ गिरती है तो स्नोफॉल होता है, तो इनकी पत्तियों के ऊपर बर्फ़ ना ठहर जाए, इससे क्या होता है, इनकी जो पत्तियां होती है वो नीडल शेप होती है और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स का वो शंकु के आकार का होता है, ताकि जो बर्फ़ होती है वो डायरेक्टली नीचे आ जाए। क्लियर हो गया इतना? ओके, ठीक है, ये सारी बातें मैंने बता दी। इनका जो लीफ होती है वो क्यूटिकल होती हैं, इसके जो स्टोमेटा होते हैं वो धसे हुए रहते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी ताकि क्या होता है, वाटर लॉस कम से कम हो। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? ये विषम बीजाणु होते हैं। विषम बीजाणु का मतलब क्या होता है? यही तो इनका मोस्टली यूनिक करैक्टर भी है। याद रखना, जिम्नोस्पर्म के जो बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? विषम बीजाणु होते हैं। विषम बीजाणु का मतलब क्या होता है ये समझिए आप लोग। तो बस विषम बीजाणु का मतलब होता है कि इसके अंदर दो प्रकार के बीजाणु होते हैं, एक तो लघु यानी छोटा होता है, दूसरा गुरु यानी बड़ा होता है। लघु बीजाणु से क्या बनता है? लघु बीजाणु धानी बनता है। और लघु बीजाणु धानी में क्या होता है? परागकोश होता है, आप लोगों को पता है। इसी के ऊपर लघु बीजाणु पर्ण पर क्या बनते हैं? स्टेमिन बनते हैं, जिसको अपन लोग परागकण बोलते हैं। गुरु बीजाणु की बात करें तो ये गुरु बीजाणु धानी के अंदर बनते हैं, जिससे क्या निर्माण होता है? बीजांड का निर्माण होता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो ये सारी बातें अपन लोगों को इसके लिए याद रख ली है। तो ठीक है, तो बीजाणु धानी के अंदर दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। बीजाणु पर्ण जो होता है वो सर्पिला आकार की तरह होता है, जो किस पे लगे होते हैं? तने पर लगे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग बात करें, इसके अंदर बीजाणु पर्ण जो होते हैं वो गुच्छे के अंदर व्यवस्थित होकर स्पष्ट शंकु, जिसको अपन लोग स्ट्रोबिलस बोलते हैं, वो बनाते हैं, जो एंजियोस्पर्म के पुष्प के समान ही होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो पुष्प नहीं होते हैं। जिसमें लघु बीजाणु पर्ण के ऊपर तो जो नर शंकु लगता है, वही अगर बात करें गुरु बीजाणु पर्ण के अंदर क्या लगता है? मादा शंकु का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो लघु बीजाणु पर्ण होता है वहां पर परागकोश व पुतंतु के अंदर ये विभेदित नहीं होता है। वही अगर बात करें गुरु बीजाणु पर्ण, तो ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय के अंदर विभाजित नहीं होता है। आगे जब अपन लोग देखेंगे डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि अगर अपन लोग आगे जिम्नोस्पर्म के अंदर इस चीज़ को देखेंगे तो वहाँ पर आपको कंप्लीटली ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय या फिर परागकोश और पुतंतु, ये सारी चीज़ें अपन को एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिलती है। इतना क्लियर हो गया? ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसके अंदर मियोसिस के थ्रू क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। ये परागकण जो होता है इनका विकास कहाँ पर होता है? लघु बीजाणु धानी के अंदर होता है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बता दिया था, जो नर शंकु होता है वो लघु बीजाणु पर्ण के ऊपर ही बनता है। वहीं अगर बात करें मादा शंकु की, तो मादा शंकु जो होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? गुरु बीजाणु पर्ण के ऊपर बनते हैं। ठीक है ना, ये खास बात है जो आप लोगों को याद रखना है। गुरु बीजाणु धानी या गुरु बीजाणु पर्ण के ऊपर मादा शंकु का निर्माण होता है। दो तरह के नर व मादा शंकु एक ही वृक्ष पे को लगना, एक ही सॉरी, दो प्रकार के नर तथा मादा शंकु एक ही वृक्ष के ऊपर लगना। एक ही वृक्ष के ऊपर लगने का मतलब क्या हो गया? समझना, तो एक ही वृक्ष के ऊपर लगने का मतलब हो गया कि ये मोनोसियस होते हैं। प्लांट कैसे हो गए? मोनोसियस। अगर दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट के ऊपर मिलते हैं तो अपन इसको क्या बोलते हैं? मोनोसियस बोलते हैं। और ये कंडीशन किसके अंदर देखने को मिलती है? पाइनस के अंदर। वहीं अगर बात करें, अगर ये नर व मादा शंकु अलग अलग पादप पर उपस्थित है, अलग अलग प्लांट पर प्रेजेंट है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं? डायोसियस टाइप का बोलते हैं। डायोसियस होता है। और ये डायोसियस जो है वो किस में देखने को मिलता है बच्चों? याद रखना, साइकस के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर हुआ इतना? ओके, नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं, इसके अंदर जो गुरु बीजाणु होते हैं वो गुरु बीजाणु पर्ण के ऊपर होते हैं और एक गुच्छे बनाकर ये मादा शंकु का निर्माण करते हैं। अब ये जो गुरु बीजाणु होते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है उसके अंदर मियोसिस होता है। और मियोसिस से कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? यानी कि मेगा स्पोर बनते हैं। याद रखना, 4 इनके अंदर मेगा स्पोर का निर्माण होता है। इन 4 मेगा स्पोर के अंदर से केवल एक ही मेगा स्पोर इसके अंदर सर्वाइव करता है, यानी कि रह जाता है। बाकी जो 3 मेगा स्पोर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, अपहाशित हो जाते हैं। और जो बचा हुआ एक मेगा स्पोर होता है वो मादा गैमेटोफाइट के अंदर ये डेवलप हो जाता है, जो अपन को याद रखना है। नेक्स्ट अपन लोग बात करें इसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ब्रायोफाइट, एडोफाइटा के अंदर देखा, उनके अंदर तो ये स्वतंत्र होते हैं, फ्रीली होते हैं। बट जिम्नोस्पर्म के अंदर ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये स्पोरोफाइट के ऊपर बीजाणु धानी के अंदर ही रहते हैं। याद रखने चीज़ को, ये स्पोरोफाइट के अंदर जो बीजाणु धानी होती है उसके ऊपर ही ये
रहते हैं। बीजाणुधानी से क्या निकलते हैं? परागकण निकलते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। बीजाणुधानी से क्या निकलते हैं? परागकण निकलते हैं। ये परागकण निकल कर कहाँ पे जाते हैं? ये गुरु बीजाणु पर्ण के ऊपर जो बीजाणु होता है वहां तक पहुंचते हैं। अब वहां तक पहुंचने का जो जरिया होता है इनके पास वो क्या होता है? हो सकता है वो बाई एयर के थ्रू जाए, या फिर जल के थ्रू जाए, या फिर ये किसी जीव के थ्रू जाए। ठीक है, इंसेक्ट का वगैरह के थ्रू जाए। तो इसी चीज को आप लोग क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं इसको? आप लोग परागण बोलते हैं। परागकण का यानी कि कहाँ तक जाना है? बीजाणुपर्ण, यानी कि जो फीमेल ऑर्गन वाला पोर्शन होता है वहां तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण से क्या निकलती है? एक परागनली, जिसको आप लोग पॉलन ट्यूब बोलते हैं, उससे उसका विकास होता है, उसका निर्माण होता है, जिसके अंदर मेल गैमीट उपस्थित होते हैं। ये मेल गैमीट क्या हो गए? उस स्त्रीधानी के अंदर इंटर हो जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। वहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट से किसका निर्माण होता है? एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और इसी एम्ब्रियो के बाद किसका निर्माण होता है? कंप्लीटली स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। एम्ब्रियो के बाद किसका निर्माण होता है? स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जूडियो-साइफेनोगेमी टाइप का होता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? जूडियो-साइफेनोगेमी टाइप का इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। देन अपन लोग बात करें इनके अंदर बीजांड से क्या बनते हैं? बीज बनते हैं, और ये जो सीड होते हैं वो अनकवर्ड होते हैं, ढके हुए नहीं रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपन को ये याद रखना है। तो ये हो गया अपना जिम्नोस्पर्म भी हो गया। टेडोफाइटा अपन ने पहले देख लिया था, देन जिम्नोस्पर्म अपना हो गया था। अब बात कर लेते हैं अपन लोग एंजियोस्पर्म के बारे में। तो इससे पहले अपन लोग देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखा है, कुछ डायग्राम दे रखा है। पहला ए वाला दे रखा है साइकस का, बी वाला पाइनस का, और डी वाला दे रखा है गिंगोएल्स। ठीक है, अब खास बात क्या है, वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, समझना ध्यान से। इफेड्रा एक जिम्नोस्पर्मी होता है। इफेड्रा जो अपने राजस्थान के अंदर पाई जाती है, जिससे अपन लोग मेडिसिन के तौर पर यूज करते हैं इफेड्रा को, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है इफेड्रा वाला, तो आप लोगों को ये याद भी रखना है। इफेड्रा जो होती है, जिससे इफेड्रिन ड्रग्स निकलता है, ये अस्थमा के लिए यूज होता है। ठीक है ना, अस्थमा का जो पेशेंट होता है उनके लिए ये यूज होता है। तो इफेड्रा जो होता है वो अपने राजस्थान के अंदर ही होता है। अब बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। तो एंजियोस्पर्म की अपन लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और एंजियोस्पर्म के अंदर ज़्यादा कुछ है भी नहीं है, और अपन इसको कवर करते हैं जल्दी से। उसके बाद अपन लोग लाइफ पैटर्न देखने वाले हैं। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। दोस्तों पहले पॉइंट तो अपन को याद रखना है, एंजियो का मीन्स होता है कवर्ड, स्पर्म का मीन्स सीड होता है, यानी कि बीज होता है। इनके अंदर बीजांड यानी ओव्यूल जो होता है वो सीड का निर्माण करते हैं, और ओवरी से क्या बनता है? इसके अंदर फ्लावर यानी कि ओवरी से क्या बनता है? इसके अंदर फ्रूट यानी कि फल बनता है। ये सर्वाधिक विकसित पादप होते हैं। दोस्तों याद रखना, ये सर्वाधिक विकसित पादप होते हैं। ये खास बातें हैं जो इसके लिए अपन को याद रखना है। अब इनके अंदर क्या बनता है? फ्लावर यानी कि पुष्प का निर्माण होने लग गया। इन जिम्नोस्पर्म के अंदर तो ये कैसा था? बीजांड अनावृत था, लेकिन इनके अंदर कैसा हो गया? ये कवर्ड हो गया, यानी कि आवृत हो गया है। पादपों के अंदर सबसे बड़ा वर्ग जो है वो कौन सा? जिम्नोस्पर्म ही है। मोस्ट ऑफ हर एक टाइप के हैबिटाट के अंदर आप इसको पालोगे, हर एक तरह के हैबिटाट ये वाइल्ड रेंज हैबिटाट्स के अंदर होता है, यानी कि कैसा भी हैबिटाट हो आपको वहाँ पर जरूर ही मिल जाएगा। ठीक है ना। इनके अंदर भी अगर माप या साइज की बात करें तो इनके अंदर भी वुल्फिया जो होता है वो सबसे छोटा से लेकर ये सबसे ऊंचे वृक्ष जिसका नाम है यूकैलिप्टस, जिसकी हाइट कितनी 100 मीटर से भी अधिक है, यहाँ तक ये होते हैं। तो इनके साइज के अंदर भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आप लोग देख सकते हो। सेकंड थिंग बात करें इनके अंदर जो यूजेज होता है एंजियोस्पर्म का, वो मैक्सिमम यूजेज जो होता है वो खाने के तौर पे होता है, चारा के तौर पे होता है, फ्यूल के तौर पे होता है, एंड ड्रग्स के तौर पर भी होता है। इसके अलावा भी और भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है एंजियोस्पर्म के प्लांट्स के लिए। एंजियोस्पर्म के अंदर अपन जो प्लांट आते हैं उनको दो वर्गों के अंदर डिवाइड करके रखा है, एक तो डाइकोटिलिडन और एक होता है मोनोकोटिलिडन, यानी कि द्विबीजपत्री, और एक होता है एकल बीजपत्री। अब ये किस बेसिस के अंदर अपन लोगों ने इसको क्लासिफाई किया है? तो द्विबीजपत्री जो होते हैं वो पौधे वो होते हैं जिनके अंदर 2 बीजपत्र होते हैं। याद रखना, जिनके अंदर 2 बीजपत्र होते हैं। अगर वही बात करें एक बीजपत्री यानी मोनोकोटिलिडन की, तो ये वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर केवल और केवल एक बीजपत्र होता है। इतना क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट अपन लोग बात करें इनके अंदर, नेक्स्ट अपन लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। आप प्लीज़ इनको साइड के अंदर जरूर नोट करना। इनके अंदर जो फ्लोएम होता है, जो इसके यूनिक कैरेक्टर में उसकी बात करूँ, इनके अंदर फ्लोएम में क्या होता है? कंपोनेंट सेल प्रेजेंट होती है। याद रखना, इनके अंदर क्या है? कंपोनेंट सेल प्रेजेंट होती है। वैसे अगर मैं बात करूं पहले वाले के अंदर, जैसे जिम्नोस्पर्म में अपन ने देखा था वहां पर एल्ब्यूमिना सेल होती है कंपोनेंट सेल की जगह, लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर कंपोनेंट सेल पाई जाती है, कंपोनेंट सेल प्रेजेंट होती है। सेकंड यूनिक कैरेक्टर इनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यानी
द्विनिषेचन जिसको अपन लोग बोलते हैं, जिसके बाद अंदर 2 बार फ्यूजन होता है, 2 फ्यूजन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये 2 यूनिक करैक्टर होते हैं जो एंजियोस्पर्म के होते हैं। क्लियर हो गया इतना? ओके। अब पुंकेसर के अंदर बात करें तो एक पतला तंतु होता है, ठीक है, इसके चोटी के ऊपर परागकोश होता है, एंथर वगैरह जिसको अपन लोग बोलते हैं। इसी के अंदर मियोसिस के थ्रू किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है, ठीक है, पोलन ग्रेन का इसके अंदर निर्माण होता है। वहीं अगर बात करें फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है उसके अंदर बात करें तो इसके अंदर ओवरी प्रेजेंट होता है, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल जो होते हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं, एक या फिर 2 या फिर इससे अधिक भी ओव्यूल्स के अंदर हो सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? ओव्यूल के अंदर ही मियोसिस के थ्रू क्या बनते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश बोलते हैं। याद रखना इस चीज को। तो फीमेल गैमेटोफाइट होता है जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश बोलते हैं। अब भ्रूणकोश के बनने से पहले इसके अंदर मियोसिस होता है, बहुत बार मियोसिस होता है, याद रखना। अब मियोसिस होने के बाद खास बात क्या है? जितनी बार मियोसिस होता है तो प्रत्येक कोशिका कैसी होती है? इसके अंदर मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड यानी कि अगुणित हो जाती है। अब इसके अंदर जो होता है भ्रूणकोश के अंदर क्या होता है? इसके अंदर 8 न्यूक्लियड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है, जो अपन को याद रखना है। इसके अंदर 8 तो केंद्रक होते हैं और 7 इसके अंदर कोशिका होती हैं, जिनमें से 3 कोशिकाएं जो होती है जिनके अंदर क्या होता है? एक तो एग सेल होती है और 2 इसके अंदर सिनर्जी सेल होती है, ठीक है। वही अगर बात करें 3 इनके अंदर एंटीपोडल सेल होती है, जिसको आप लोग प्रति व्याख्यांत सेल बोलते हैं। वहीं अगर बात करें सेंटर के अंदर बाइपोलर सेल प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से होती है, ठीक है। ये 3 सेल यहाँ पे हो गई, 3 सेल यहाँ पे हो गई और एक सेल सेंटर में हो गई, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। ये वाली सेल थोड़ी सी बड़ी होती है, इसको हम लोग एग सेल बोलते हैं। इसके पास वाले दोनों सेल को अपन लोग सिनर्जिड सेल बोलते हैं। इनके अपोजिट जो सेल होती है 3, इनको अपन लोग एंटीपोडल सेल बोलते हैं, जो कि चेलेजा साइड होती है। और सेंटर के अंदर पोलर न्यूक्लियाई होती है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको अपन लोग बोलते हैं 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर अपन इसको बोलते हैं, या फिर 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर अपन इसको बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, इसके अंदर जो मेल गैमेट होते हैं वो परागकण होते हैं, जो परागण के थ्रू, परागण क्या होता है? परागण क्या होता है समझना। परागण वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर मेल गैमेट किसी भी वे के थ्रू, चाहे वो हवा के थ्रू हो, इंसेक्ट के थ्रू हो, पानी के थ्रू हो, वो फीमेल गैमेट यानी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, ठीक है। इसी प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। यानी कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ये क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। इसके बाद ये क्या करता है? पॉलिन ट्यूब यानी कि पराग नली का निर्माण करता है। ये पराग नली, देखो मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर भी बना के बता देता हूँ, हालांकि अपन लोग इसका डीपली या ब्रीफली स्टडी करेंगे 12th वाले के अंदर, 12th वाले चैप्टर के अंदर, 12th के अंदर सेकेंड वाला जो चैप्टर है वहाँ पर अपन लोग इसकी ब्रीफली स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मेल गैमेट आया था जिसका अंदर, जिसको अपन लोग परागकण बोलते हैं, ये पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। और ये पोलन ट्यूब क्या करती है? ग्रो करती 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 कहाँ पे जाती है? सिनर्जिड सेल के साइड जाती है, वहाँ से इंटर होती है। अब इसके अंदर 3 कोशिकाएं होती है। कितनी होती है? 3 कोशिकाएं इसके अंदर प्रेजेंट होती है। दोस्तों याद रखना है, 3 कोशिका इसके अंदर प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ इसके अंदर 3 कोशिका के अंदर भी क्या होता है? 2 इसके अंदर क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं, ठीक है, मेल गैमेट इसके अंदर होते हैं। अब ये मेल गैमेट इसके अंदर रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद क्या करता है? एक मेल गैमेट तो इस एग सेल को फर्टिलाइज करेगा, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक मेल गैमेट तो इस एग सेल को फर्टिलाइज करेगा, उससे तो क्या बनता है? जाइगोट का निर्माण होता है। और जो सेंटर वाली पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है दूसरा मेल गैमेट, उससे क्या बनता है? प्राइमरी भ्रूणपोष बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी भ्रूणपोष। तो मेल गैमेट के अंदर क्या था? एन था, वो हैप्लॉइड था, और पोलर न्यूक्लियाई कैसा था? 2n था। तो टोटल अगर फ्यूज करेंगे तो क्या बनेंगे? 3n बनेंगे। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? त्रिगुणित बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रिप्लॉइड बोलते हैं, त्रिगुणित हो गए। ओके इतना क्लियर हुआ। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है यही इसका एंजियोस्पर्म का एक अद्वितीय गुण यानी कि यूनिक करैक्टर होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले इसको बता दिया था। अब जो युग्मनज बना था, अब जो जाइगोट का निर्माण हुआ था, समझना, जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। हो सकता है वो एक बीजपत्र वाला हो या फिर हो सकता है वो 2 बीजपत्र वाला हो। साथ ही साथ बात करें कि जो प्राइमरी भ्रूणपोष होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष होता है, वो केंद्रक भ्रूणपोष के अंदर विकसित हो जाता है। अब ये जो भ्रूणपोष होता है इसका कार्य क्या होता है? जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको ये पोषण प्रदान करने का काम करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का ये कार्य करता है। क्लियर होगा इतना? ओके। इन्हीं घटना के दौरान क्या होता है? बीजांड से तो क्या बनता है? बीज का निर्माण होता है। ओवरी से क्या बनता है? फल यानी कि फ्रूट का निर्माण होता है, जो अपन को याद रखना है।
इतना क्लियर हुआ। और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो सिनर्जिड सेल हो गई, एंटीपोडल सेल हो गई, वो सारी की सारी क्या हो जाती है, रिड्यूस यानी कि विलुप्त हो जाती है। ये अपन को साइकिल भी दे रखा है इसके अंदर डायग्राम के अंदर, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं इसके अंदर, समझना। ये कंप्लीट प्लांट बॉडी हो गया, ठीक है, जिसके अंदर जो फीमेल वाला पार्ट है वो ये रहा और मेल वाला पार्ट है वो ये रहा। तो फीमेल वाला जो पार्ट है जिसके अंदर 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय है, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और मेल वाले के अंदर ये फिलामेंट होता था और ये एंथर यानी प्राकोष हो गया। यहाँ पर इसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। 4 माइक्रोस्कोप यानी टेट्राइड के फॉर्म में ये इसका फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर जब डेवलप होता है यानी परागकण का निर्माण होता है। ये जो लघु बीजाणु जिसको परागकण बोलते हैं, याद रखना, ये परागण के थ्रू, परागण जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ये हवा के द्वारा या किसी भी इंसेक्ट वगैरह के द्वारा ये कहाँ पर जाता है, उस फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ जाता है, उस फीमेल वाले पोर्शन के पास जाता है, वर्तिकाग्र तक ये पहुंचता है। तो जैसे वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, समझना, ये तो आगे डेवलप होकर क्या बना रहा है, पोलन ट्यूब का निर्माण करे। ये क्या पोलन ट्यूब है जिसके अंदर क्या है, 2 मेल गैमेट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, 2 मेल गैमेट होता है, 2 युग्मक होते हैं। अब ये जो 2 युग्मक होते हैं, ये कहाँ से एंटर होते हैं, ये एक सेल जहाँ से होती है वहाँ से एंटर होते हैं, यानी कि सिनर्जी सेल के साइड से ये एंटर होते हैं। जिनमें से एक मेल गैमेट तो किसको फर्टिलाइज करेगा, इस एक सेल को फर्टिलाइज करेगा। दूसरा मेल गैमेट किसको फर्टिलाइज करता है, इस पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है। तो एक सेल से क्या बनता है, जहाँ पर एक सेल और एक मेल गैमेट फर्टिलाइज होता है, उससे तो जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के बाद में भ्रूण यानी एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और एम्ब्रियो के बाद में किसका निर्माण होता है, कंप्लीट प्लांट का निर्माण हो जाता है। साथ ही बात करें जो भ्रूणपोष होता है, वो इसको न्यूट्रिशन यानी कि पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर पादप के जीवन चक्र की बात कर लेते हैं, यानी कि लाइफ साइकिल पैटर्न की थोड़ी सी अपन लोग इसके अंदर बात कर लेते हैं। ये ज़्यादा कुछ है नहीं है लाइफ साइकिल पैटर्न, लेकिन फिर भी इसके जो एग्जांपल्स है वो अपन को आना चाहिए। वैसे तो अपन लोगों ने इसको साथ साथ भी देख लिया था, सारी बातें कर ली थी, समझ लेते हैं इसके अंदर भी क्या होता है। ओके, ये 3 अपन को लाइफ साइकिल पैटर्न दे रखा है। पहला दे रखा है हैप्लॉन्टिक टाइप का, दूसरा दे रखा है डिप्लॉन्टिक टाइप का, और थर्ड दे रखा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का। ये लाइफ साइकिल पैटर्न इसके अंदर दे रखा है। एग्जाम्पल्स की खास बात है, पहला जो एग्जाम्पल्स है वो अपन को याद रखना। पहला जो डायग्राम दे रखा है, ठीक है, पहला जो फिगर दे रखा है, ये हैप्लॉन्टिक टाइप का जो लाइफ साइकिल जो होता है वो किस में होता है, मोस्टली शैवालों के अंदर होता है। हालांकि सभी शैवाल में नहीं होता है, बहुत से शैवाल, मोस्टली एल्गी के अंदर ये देखा गया है, जिसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखना, लाइक वॉलबॉक्स, स्पायरोगारा, क्लेमाइडोमोनास एंड कुछ अदर स्पीसीज भी है जिनके अंदर ये हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। सेकंड बात करते हैं अपन लोग डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल की बात करें तो डिप्लॉन्टिक टाइप का जो लाइफ साइकिल होता है ये जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में होता है। वहीं अगर बात करें कुछ एल्गी भी होता है जैसे फ्यूकस, इसके अंदर भी डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पैटर्न देखने को मिलता है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड की बात करें तो ये होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिसको आप लोग डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी बोलते हैं। तो इस तरह का जो लाइफ साइकिल पैटर्न होता है वो ब्रायोफाइट एंड टेडोफाइटा के अंदर देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपन को याद रखनी है। अब इनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, समझना दोस्तों। एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत से कुछ एक्सेप्शन दे रखा है जो अपन को याद रखना है डायरेक्टली, और यहीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन घूम के आ जाता है। मोस्टली जो शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, उनके अंदर अपन लोगों ने देख लिया था हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पैटर्न होता है। इनमें से कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प, इनके अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पैटर्न देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने कहा था ना, एल्गी सभी के अंदर हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पैटर्न नहीं होता है। कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का होता है, और कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर कंप्लीटली डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पैटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों याद रखना, ये जो एक्सेप्शन है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोस्ट ऑफ एल्गी के अंदर अपन को पता चल गया हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पैटर्न होता है। तो इसके अंदर एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प, इनके अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पैटर्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्यूकस। ये फ्यूकस है भैया, ये क्या है, फ्यूकस, ठीक है, फाइकस नहीं है, ये फ्यूकस है, ठीक है। और फ्यूकस के अंदर क्या होता है, डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पैटर्न देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूकस क्या है, एक एल्गी है यानी एल्गा है, और इसके अंदर किस टाइप का लाइफ
साइकिल पैटर्न देखने को मिलता है। याद रखना, डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पैटर्न अपन को देखने को मिलता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए हैं वो प्लीज़ आप इनको हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन जरूर करना, और ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। एक बार जरूर आप इस चीज़ की रीडिंग लगाना, सब चीज़ अच्छे से देखना। जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताए हैं वो आप प्लीज़ इस एनसीईआरटी के अंदर ही मेंशन करना, और अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से रखना है अपन को, क्योंकि जिसको अपन लोग बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, वो अपन को अपने माइंड के अंदर पूरी सेट हो जाती है। जब अपन लोग क्वेश्चन बनाने बैठते हैं तो जैसे अपन लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपने माइंड के अंदर आ जाता है कि हाँ हमने ये नोट किया था, इस लाइन को अपन ने हाईलाइट भी किया था, अंडरलाइन किया था, और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड किया था, और वहीं से ये क्वेश्चन उठ के आ गया ऐसा कैसा। तो ये ज़रूरी है, आप एक चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंदर वो पैचेज भी पूरे सेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट है आप अपनी एनसीईआरटी में जरूर मेंशन कीजिएगा। जो भी हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं आप लोगों को, ये प्लीज़ यहाँ पर साइड के अंदर इसको नोट कर लीजिए, या फिर इसी लाइन के अंदर आप इसको ऐड कर लीजिए। वो सारे काम आप लोगों को करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पर आप लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।